नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। क्लास 11th का केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया और इसका पहला चैप्टर हमने शुरू कर दिया है और इसका भाग 1 हमने बता दिया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या। सबसे पहले हम जाने रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान की परिभाषा के बारे में हमने विस्तार से वर्णन किया। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा रसायन विज्ञान का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में कई वैज्ञानिकों का क्रम आया और रसायन विज्ञान के विकास को हम लोगों ने बहुत ही सरल भाषा में समझा। उसके बाद से हमने जाना क्या, तो रसायन विज्ञान के ब्रांचेस के बारे में, शाखाओं के बारे में। कितनी शाखाएं होती हैं, तो मेनली वहाँ पे हमें 3-4 शाखाओं के ही बारे में वर्णन करना है और जानना है उसके बारे में, क्योंकि आपकी जो सिलेबस है ना, इन्हीं 4 शाखाओं से ज़्यादा चैप्टर हैं। कौन कौन सा? एक है अकार्बनिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन, तीसरा भौतिक रसायन और चौथा जैव रसायन। और इसके बारे में भी हमने विस्तार से वर्णन किया। उसके बाद से हम लोगों ने जाना क्या, तो हम लोगों ने जाना रसायन विज्ञान का कार्य और क्षेत्र क्या है। भाई कहाँ तक रसायन विज्ञान फैला है, जिसमें हम लोगों ने जाना क्या कि जहाँ तक पदार्थ है वहाँ तक रसायन विज्ञान है, क्योंकि पदार्थ का ही अध्ययन, द्रव्य का ही अध्ययन रसायन विज्ञान में किया जाता है। उसके बाद से हमने बताया क्या, द्रव्य की प्रकृति के बारे में, पदार्थ की प्रकृति के बारे में। क्या है पदार्थ की प्रकृति, द्रव्य की प्रकृति। इसमें हमने बताया क्या, द्रव्य की परिभाषा, दुनिया का हर वह वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, वो सभी वस्तु जो क्या कहलाता है, तो द्रव्य कहलाता है। अब ये ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, इसके भी बारे में हमने बताया। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन? त्वचा, आंख, नाक, कान, जिह्वा। ठीक है, ये 5 जो है ज्ञानेंद्रियां होती हैं और इसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे कि हवा को तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब हवा चलता है ना, तो हवा फास्ट है या स्लो है, इसके बारे में हमें अनुभव हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो आकर के हमारी त्वचा से टकराता है और हमें आभास हो जाता है कि हवा कितना स्लो है, कितना फास्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने भाग 1 में पढ़ लिया है और इसके बारे में हमने विस्तार से भाग 1 में बताया है। और आपने यदि वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या, तो बात किया जाएगा द्रव्य का वर्गीकरण। और द्रव्य का वर्गीकरण हमने पिछले वीडियो में भी स्टार्ट कर दिया है और जिसमें हमने बताया कि द्रव्य को 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा क्या, तो रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में हम द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में जानते हैं, द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में। और द्रव्य की मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? 3 अवस्थाएं। कौन कौन? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, यानी कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। और इसके बाद और भी अवस्थाएं होती हैं। एक को बोला जाता है प्लाज्मा और एक को बोला जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये भी आप जाने रखिए, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी द्रव्य की अवस्था है, लेकिन मेनली 3 अवस्थाओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया जाता है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। और इन्हीं 3 अवस्थाओं में कोई भी द्रव्य पाई जाती हैं और इसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में विस्तार से वर्णन किया। ठीक है, क्या भाई, क्या वर्णन किया गया, देख लेते हैं एक बार से। यहाँ पे भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण में क्या, किसका अध्ययन किया जाता है? अवस्था के बारे में, द्रव्य की अवस्था के बारे में। और यहाँ पे हमने बताया क्या, ठोस अवस्था के बारे में, द्रव अवस्था के बारे में और गैस अवस्था के बारे में। और भी 2 अवस्थाएं होती हैं, एक को बोला जाता है प्लाज्मा और एक को बोला जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये है द्रव्य की अवस्थाएं। कौन कौन? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ये तो मेन है, क्या है? मेन अवस्था है, मुख्य अवस्था है और इसी के बारे में वर्णन किया जाता है, विस्तार से पढ़ा जाता है। और ये भी द्रव्य की अवस्था है, इसके भी बारे में ये भी कहीं ना कहीं मिल ही जाता है।
प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, और इसके बारे में आगे वर्णन भी किया जाएगा। आपको निश्चिंत रहना है, सारी चीजें विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, तो इधर वाला जो एरिया है भौतिक वर्गीकरण, इसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में खूब अच्छे से अध्ययन कर लिया है और आगे बढ़ेंगे। और आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या, रासायनिक वर्गीकरण के बारे में, रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो ये चीजें हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे मिटाते हैं। भौतिक वर्गीकरण तो हो चुका, अब हम जानेंगे क्या, हम जानेंगे यहाँ पे रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में, रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। और इसके आधार पर द्रव्य को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक को कहा जाता है क्या, शुद्ध पदार्थ, समझते चलना है, शुद्ध पदार्थ। उसके बाद से दूसरे को बोला जाता है क्या, तो दूसरे को बोला जाता है मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो वह पदार्थ जिसमें घटकों के द्रव्यमानों का निश्चित अनुपात होता है, घटकों के द्रव्यमानों का निश्चित अनुपात होता है। ठीक है ना, इसमें घटकों के द्रव्यमानों का निश्चित अनुपात होता है, निश्चित अनुपात होता है। मतलब कि शुद्ध पदार्थ जिससे बना है वही क्या है, उसका घटक है। हमने बताया ना संघटक कण के बारे में, कौन कौन, तो परमाणु, अणु या आयन, यही तो है संघटक कण ना। तो इसमें इन घटकों का जो द्रव्यमान है उसका अनुपात निश्चित होता है, उसे ही शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। शुद्ध पदार्थ वह है जिसमें उसके घटकों का द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। तो भाई मिश्रण क्या है, मिश्रण क्या है, तो इसमें जो है उनके घटकों का द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। तो इसमें घटकों के द्रव्यमानों का अनुपात अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है, समझना है यहाँ पे। इसमें घटकों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है, अनिश्चित होता है। और इसमें क्या होता है कि घटकों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है। अब बात हम यहाँ पे करेंगे शुद्ध पदार्थ से। ठीक है, अब कैसे घटकों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है, जैसे कि हम शुद्ध पदार्थ लेते हैं, एक जो है क्या, पानी, और इसका सूत्र होता है H2O। इसमें जो है हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, दो हाइड्रोजन है तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वह 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। तो 2:16। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका अनुपात निकाल सकते हैं ना, 1:8 का, कितना, 8 का। तो द्रव्यमान का अनुपात निश्चित है, जब ये अनुपात मिलेगा ना तभी जल बनेगा। ठीक है ना, द्रव्यमान का अनुपात हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8, जब अनुपात मिलेगा तब जल बनेगा। ठीक है, तो ये अनुपात क्या है, निश्चित है। तो कहने का हमारा मतलब यही है कि इसमें घटकों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है भाई, निश्चित होता है। और इसमें घटकों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। जैसे क्या करते हैं कि जल है और उसमें चीनी मिला देते हैं। अब यहाँ पे चीनी का क्या द्रव्यमान है, जल का क्या द्रव्यमान है, चीनी का क्या द्रव्यमान है, जल का क्या द्रव्यमान है, अलग अलग है, और उनके द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित नहीं है, और यहाँ पे बन गया है पदार्थ। तो यही है क्या, मिश्रण। तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य को दो भागों में बांट दिया गया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। हाँ, तो यहाँ पे हम अध्ययन क्या कर रहे हैं, तो हम अध्ययन कर रहे हैं रासायनिक वर्गीकरण के बारे में, रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है, तो एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या है, तो मिश्रण। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें उसके घटकों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है,
और मिश्रण क्या होता है, तो इसमें उनके घटकों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। यही तो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम इन्हीं चीजों को, इन्हीं दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं शुद्ध पदार्थ में। तो शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांट दिया गया है, यानी कि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक को कहते हैं तत्व और दूसरे को कहा जाता है यौगिक। क्या चीज? तो यौगिक, यानी कि कंपाउंड। कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या है, तो शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, तत्व यानी कि एलिमेंट्स और यौगिक। सबसे पहले हम तत्व के बारे में जानकारी लेते हैं। किसके बारे में? तत्व के बारे में। तो तत्व क्या है? तो वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो, समान परमाणु से जो बना होता है उसे ही तत्व कहते हैं। यानी कि एक ही प्रकार के परमाणु से बना, परमाणु से बना। तो एक ही प्रकार के परमाणु से जो बना होता है वही क्या है? तत्व है। और यहाँ पे लाइन को ध्यान देना है, क्या बोला जा रहा है। यानी कि तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु होगा, चाहे वह एक परमाणु हो या एक से अधिक परमाणु हो, लेकिन एक जैसा ही परमाणु होना चाहिए। और परमाणु की संख्या के आधार पर भी तत्व दो भागों में इसको बांट दिया गया है। एक को कहा जाता है एक परमाणुक, एक परमाणुक, और दूसरे को बोला जाता है बहुपरमाणुक। बहुपरमाणुक, बहुपरमाणुक। क्या चीज? तो बहुपरमाणुक। तो यहाँ पे जो तत्व है इसको दो भागों में बांट दिया गया। उदाहरण देखा जाए, देखो यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन, तो यह एक परमाणु है हाइड्रोजन का। उसी प्रकार से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। नाइट्रोजन, इसका भी एक ही परमाणु है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखा जाए तो क्लोरीन, इसका भी एक ही परमाणु है। यहाँ पे फास्फोरस, इसका भी एक ही परमाणु है। अब इधर चलते हैं तो देखो हाइड्रोजन को H2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसमें भी एक ही प्रकार के परमाणु है, भले ही दो परमाणु है, तो इसलिए तो बोला गया कि ये बहुपरमाणुक है, लेकिन ये समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ऐसे तत्व जो बहुपरमाणुक हो, जिसमें कि एक से अधिक परमाणु तो होगा लेकिन सभी परमाणु एक जैसे होंगे, वही लिखा गया यहाँ पे। एक ही प्रकार के परमाणु से जो बना होता है वही क्या है? तत्व है। वही क्या है? तत्व। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन को ऐसे इंडिकेट किया जाता है O2 से या O3 से। यही है ना ऑक्सीजन। तो O3 में भी 3 ऑक्सीजन है, तो तीनों ऑक्सीजन के परमाणु तो एक ही जैसे है ना, तो वही लिखा गया एक ही प्रकार के, एक ही जैसे परमाणु से जो बना होता है वही क्या होता है? तत्व होता है। बातें समझ में आ चुकी है। नाइट्रोजन को यहाँ पे N2 लिखा जा सकता है, ये है Cl2 और ये P4। उसी प्रकार से S8 आता है। क्या चीज? तो S8। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे S8 का क्या मतलब? यह भी तत्व ही है। क्या है? तत्व है। यहाँ पे आगे थोड़ा सा देखते हैं S8, S8, ठीक है। तो ये भी तत्व ही है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी परमाणु एक ही जैसे हैं, एक ही प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो वही लिखा गया एक ही प्रकार के परमाणु से जो बना है वही क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। और एलिमेंट के बारे में आप लोगों ने समझ लिया यहाँ पे। और अब तक जो ज्ञात तत्व है ना, उनकी संख्या है 118। कितनी? 118। इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक को कहा जाता है प्राकृतिक, नेचुरल, प्राकृतिक, और दूसरा क्या है? सिंथेटिक, यानी कि इसको बोला जाएगा कृत्रिम। क्या चीज? तो कृत्रिम। प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति में पाया जाता है, इसकी संख्या है 92। और कृत्रिम जिसको कि मानव ने लेबोरेटरी में बनाया हुआ है, और ये क्या है? कृत्रिम है। और जो शेष 92 से जो शेष बचते हैं वो क्या है? कृत्रिम तत्व है। और इनको भी इनके गुणों के आधार पर बांटा गया है। किसमें? धातु, अधातु और उपधातु में। अभी हम उसके बारे में वर्णन करेंगे। थोड़ा सा हम इस साइड में चलते हैं और यौगिक के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में भाई? यौगिक के बारे में। यौगिक क्या है? तो ध्यान से समझना है। यहाँ पे दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से जो बनता है वही
यौगिक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात से बना जो होता है वही क्या है, यौगिक होता है। तो क्या मतलब, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं और निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो जो बनता है वही क्या है, यौगिक है। वही क्या है, यौगिक है। देख लेते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, क्या है तो पानी, जैसे कि पानी उदाहरण में ले लेते हैं पानी, इसका सूत्र होता है H2O। अभी हमने इसके बारे में बताया कि इसमें जो है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यही तो 2 तत्व है ना। हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है, यहाँ पे परमाणुओं की संख्या वो 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। लेकिन द्रव्यमान देखा जाए तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और 2 हाइड्रोजन उपस्थित है, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 16, ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसका रेशियो देखा जाए ना तो 1:8 का हो जाएगा, यही होगा ना। तो 1:8 ये क्या है, निश्चित अनुपात है। चाहे वह पानी किसी तरह से भी क्यों ना बना हो, चाहे वो लेबोरेटरी में बनाया जाए, चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे वो नल का पानी हो, कोई भी पानी, उसमें जो अनुपात यही होने वाला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है। और यदि यह अनुपात में गड़बड़ी हुआ, आपने लिया क्या, 1 हाइड्रोजन और 7 ऑक्सीजन का भार, तो यहाँ पे जो है पानी बनने वाला नहीं है। तो ये वाला जो है निश्चित अनुपात है, वही बोला गया कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से जो बनता है वही क्या है, यौगिक है। बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, एथिल एल्कोहल है, ठीक है, यूरिया है, बहुत सारे यौगिक है। अब इस यौगिकों को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक को कहा जाता है कार्बनिक यौगिक और दूसरे को कहा जाता है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक वह होता है जो कि जीवित स्रोत से प्राप्त होता है, यानी कि जीवित जीव जंतु या पौधों के जो पदार्थ होते हैं ना, वही कार्बनिक यौगिक होते हैं। पहले जो है ये स्टेटमेंट दिया गया था कि केवल जीवित स्रोत से ही कार्बनिक यौगिक को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अब इसे लेबोरेटरी में भी बनाया जा रहा है, निर्जीव स्रोत से भी कार्बनिक यौगिक को प्राप्त किया जा रहा है। और दूसरा क्या है, अकार्बनिक यौगिक। क्या है, अकार्बनिक यौगिक जो निर्जीव स्रोत से प्राप्त होता है ना, वह अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि यूरिया, बेंजीन, मेथेन, ठीक है, ये कार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल हुआ। अकार्बनिक यौगिक का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, ऐसे बहुत सारे हैं। आगे चल करके स्टेप वाइज स्टेप ये सारी चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के बारे में विस्तार से भी आगे वर्णन करना है। तो यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक है कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। तो यहाँ पे यौगिक वाला हिस्सा हुआ कंप्लीट। अब आगे चलते हैं मिश्रण के बारे में। तो मिश्रण में बताया गया यही कि इसमें घटकों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। और ये भी होते हैं 2 प्रकार के, ये भी होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक को बोला जाता है, अभी उधर नहीं आ रहा है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरे को बोला जाता है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, तो एक समान संगठन वाले मिश्रण को बोला जाता है समांगी मिश्रण, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, संगठन समान होता है, संगठन समान। अब कैसे संगठन समान होगा, जैसे कि जल व चीनी को मिलाया गया, जल व चीनी को मिलाया गया तो यहां पे मिश्रण बना, क्या बना, मिश्रण बना। अब यहां पे देखते हैं क्या किया गया, जल है और इसमें चीनी मिलाया गया और मिश्रण बनाया गया। क्या बनाया गया, मिश्रण। कौन सा मिश्रण बनेगा, तो समांगी मिश्रण बनेगा। अब कहीं से भी पार्ट हम निकाल लें, यहां से निकाल लें, यहां से इसके भाग निकाल लें या यहां से निकाल लें,
और सभी को चखें, स्वाद कैसा लगेगा, सभी का एक जैसा लगेगा ना, तो वही लिखा गया है इनका संगठन समान होता है सभी जगहों पे। कहने का मतलब है कि जब ये मिश्रण बनता है ना, तो जो मिश्रण में होता है सब चीज एक जैसा होता है, सब जगह का संगठन कैसा होता है, एक जैसा होता है, और इसे ही बोला जाता है समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में संगठन एक जैसा नहीं होता है, संगठन समान नहीं, संगठन समान नहीं। जैसे कि जल व मिट्टी का मिश्रण, ठीक है, जल व मिट्टी का मिश्रण, यदि आप जल और मिट्टी का मिश्रण मिलाते हो तो उसमें अलग अलग जगहों पे इनका जो संगठन है अलग अलग आता है, एक जैसा आता नहीं है। या जल में बालू को मिलाया जाए तो मिश्रण तो बनेगा, लेकिन उसका संगठन देखा जाए तो पेंदी में जो है बालू की मात्रा अधिक होगी और ऊपर वाले पार्ट में बालू की मात्रा कम होगी, यानी कि संगठन पेंदी वाले भाग में अधिक मिल रहा और ऊपर वाले भाग में सतह वाले पर कम मिल रहा है। इसका मतलब है कि संगठन एक समान नहीं है और ये कैसा मिश्रण हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। तो आप लोगों ने समझ लिया समांगी मिश्रण के बारे में, विषमांगी मिश्रण के बारे में, और इधर हमने बताया तत्व और यौगिक के बारे में। अब हम आगे इस क्रम को बढ़ाते हैं और तत्व और यौगिक के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अब हम मिटाएंगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है नोट्स बनाते चलें, नोट्स बनाते चलें, जो चीज़ बोला जा रहा है, जो चीज़ यहाँ पे नोट किया जा रहा है उसको नोट्स करते चलें, ताकि आगे आप लोगों को कोई भी दिक्कत न हो। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ हम मिटाएंगे, इसका आपको लेना है स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ जाते हैं। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण के बारे में हमने विस्तार से वर्णन कर लिया। चलो, शुद्ध पदार्थ में दो चीज आया हुआ है और उसी के बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार से वर्णन करेंगे। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है। तो आगे बढ़ते हैं और शुद्ध पदार्थ को और विस्तार से पढ़ते हैं, थोड़ा सा और विस्तार से। शुद्ध पदार्थ यहां पे लिखते हैं क्या चीज, तो शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, ठीक है। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं तत्व यानी कि एलिमेंट, एलिमेंट्स, और दूसरा है क्या, दूसरा है यौगिक। क्या है, यौगिक यानी कि कंपाउंड्स। समझते रहना, यहाँ पे शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले हम तत्व के बारे में जान लेते हैं। तो अब तक 118 तत्व खोजे गए हैं और इन तत्वों को इनके गुणों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में, तीन भागों में। यानी कि तत्व तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन थे, कुछ तत्वों को धातु बोला जाता है यानी कि मेटल्स, कुछ तत्वों को अधातु बोला जाता है, अधातु यानी कि नॉन मेटल्स, और कुछ तत्वों को उपधातु बोला जाता है, उपधातु। तो समझना यहाँ पे धातुएं, अधातुएं एवं उपधातुएं, ये तत्व तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम धातु के बारे में वर्णन करेंगे। चलो, तो अगला जो हमारा हेडिंग हो जाएगा वही क्या, जिसको धातुएं और मेटल्स इंग्लिश में बोला जाएगा, मेटल्स। देखते रहना यहाँ पे, धातुएं यानी कि मेटल्स, धातुएं यानी कि मेटल्स, याद रखना है। अब बात करते हैं, ये जो धातुएं होती है ना, सभी धातुएं ठोस होती हैं। क्या होती हैं, ठोस होती हैं। एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, अपवाद पर भी आएंगे, पहले आप इसको समझें, ठीक है ना। तो सभी धातुएं ठोस होती हैं। दूसरी बात क्या, कि ये एक परमाणुवीय होती हैं, एक परमाणुवीय, एक परमाणुवीय। ये क्या है, एक परमाणुवीय, तो इसमें केवल एक ही परमाणु होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं Fi, क्या है, एक ही परमाणु है ना। या हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज, तो Mg, एक ही परमाणु है। लिख देते हैं Na, एक ही परमाणु है। तो धातुएं जो होती है ना, ठोस होती हैं और एक परमाणुवीय होती हैं, ये बात याद रखनी है। धातुएं ठोस होती हैं और क्या होती हैं, एक परमाणुवीय
होती हैं। आगे बढ़ जाते हैं और इसके गुणों के बारे में जाना जाए तो धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं, एक परमाणुवीय होती हैं। दूसरी बात कि धातुओं में चमक होता है। क्या होता है? चमक होता है। देखते रहना है यहाँ पे, धातुओं में अपना चमक होता है, जैसे कि सोना, चांदी और नया जो लोहा है ना मार्केट से खरीद करके लाते हैं वो भी चमकता है। तो धातुओं में अपनी विशेष चमक होता है। दूसरी बात क्या, तो धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। कुचालक नहीं, सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? सुचालक। तो इसमें से ऊष्मा आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत आसानी से प्रवाहित किया जाता है। इसीलिए तो जो वायर होते हैं ना विद्युत के, वह धातु के ही बने होते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, लोहे का वायर होता है। और क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत का ये सुचालक है और ये इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। उसी प्रकार से ऊष्मा का भी सुचालक होता है भाई। कैसे? एक लोहे का रॉड लो और उसको एक सिरे पर पकड़ लो और दूसरे सिरे को गर्म करो। कुछ देर तक यदि आप उसे पकड़े रहे और गर्म करते रहे तो धीरे धीरे हाथ के भी पास आपको ऊष्मा का अनुभव होगा। तो क्या हो रहा है, आपने दूसरे सिरे को गर्म किया। कैसे? ये जो है क्या है, रॉड है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। तो यहाँ पे तो हमने पकड़ा है, यहाँ से गर्म किया है। धीरे धीरे क्या होगा, तो हमें यहाँ पे गर्म का आभास होगा। यानी कि क्या कर रहा है, ये ऊष्मा चल रहा है, यानी कि ऊष्मा का संचरण हो रहा है। यानी कि ऊष्मा का भी ये क्या है, सुचालक है। ऊष्मा का भी क्या है, सुचालक है। तो कहने का मतलब है कि जो धातुएं होती है ना, विद्युत एवं ऊष्मा के क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे और कुछ गुणों के बारे में हम वर्णन कर लेते हैं। धातुएं कठोर होती है। ठीक है, धातुएं क्या होती है, कठोर होती हैं। दूसरी बात कि ये तन्य होती हैं। तन्य, तन्य का मतलब है कि इसको खींच करके तार बनाए जाते हैं। इसी गुण को जो है तन्यता का गुण बोला जाता है। और कुछ गुण देखा जाए तो जो धातुएं होती है ना, आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय। देखो भाई, यहाँ से विस्तार से बताया जा रहा है आप लोगों को, विस्तार से। जो केमिस्ट्री है शुरू से बेसिक से बताया जा रहा है और हमारा मकसद यही है कि आप यहाँ से इतना सब कुछ जानें कि आपको ये चीज़ें और कहीं पर भी मिले तो आप उसे आसानी से कर पाएं और जान पाए कि हाँ ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ा है। आगे बढ़ जाते हैं। तो धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। आघातवर्धनीय का क्या मतलब, यहाँ पे हमने एक छोटा सा धातु का टुकड़ा लिया। अब इस टुकड़े को ऊपर हमने क्या किया, ऊपर से जो है इसको बड़ी कोई हथौड़े से हम इसको पीट रहे हैं। जब हम पीटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये धीरे धीरे फैलेगा भाई, फैलेगा, टूटेगा तो नहीं, फैलेगा, चादर का रूप लेगा। और इसी गुण को बोला जाएगा क्या, आघात वर्धनीयता। तो धातुएं जो होती है ना, आघात वर्धनीय होती है। और भी इसके बारे में जाना जाए तो धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले जो होते हैं ना, वही क्या है, धातु है। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग जो करता है ना, वो बनाता है धनायन, पॉजिटिव चार्ज। क्या बना लेता है, धनायन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बना लेता है। जैसे 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 देखा जाए यहाँ पे कि सोडियम परमाणु है ना, एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करे तो एक धनायन बना लेता है। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो एक धनायन, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो धनायन बनाया। अब मैग्नीशियम है ना, Mg, यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ये 2 धनायन बना लिया। तो यही बात हुई यहाँ पे कि जो धातुएं होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। ये है इसका गुण। बहुत सारे धातुओं के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि जो इतने तत्व है ना, इसमें से 80% धातु ही है। 118 में से सभी ज्ञात तत्वों में से 80% धातु ही है, धातुएं ही है। यही तत्व जो है सभी क्या है, धातुएं। उदाहरण में हो जाएगा सोना, चांदी, तांबा, निकिल, कॉपर, ये सभी क्या है, तो
धातुएं हैं। लिख देते हैं यहाँ पे उदाहरण, क्या चीज, तो उदाहरण एल्यूमिनियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर और भी कॉपर, ये सभी क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। आगे इसके एक्सेप्शन देखते हैं, अपवाद भी है इसका भाई, क्या चीज, तो अपवाद क्या है, कुछ इसके अपवाद है। हमने बताया कि धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव होती हैं, लिक्विड होती हैं, उसका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या चीज है, तो Hg, ठीक है ना, पारा, ठीक है। Hg जो है क्या है, ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, द्रव होती हैं। क्या है, ये द्रव है, ठीक है। उसके बाद से बोला गया क्या कि ये कठोर होती है। क्या होती है, कठोर। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती हैं कि इतना नर्म होती है ना कि उसको चाकू से भी काटा जा सकता है, चाकू से भी काटा जा सकता है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये नर्म धातुएं हैं। क्या है, नर्म धातुएं हैं। एक चीज यहाँ पे और छुटा हुआ है कि इनका जो गलनांक व क्वथनांक होता है ना, गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, बहुत अधिक ताप पर ये द्रव अवस्था में जाते हैं या वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते हैं। द्रव अवस्था में जाते हैं या वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते हैं। और इसके बारे में कुछ जाना जाए तो मरकरी के बारे में तो जाना गया। किसके बारे में, मरकरी के बारे में कि यह द्रव होता है। और भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कम तापमान पर ही लिक्विड में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे बोला गया ना कि गलनांक उच्च होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है, जैसे कि गैलियम है, सीजियम है, ठीक है ना, कौन, गैलियम, सीजियम, ये 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही ना क्या हो जाते हैं, लिक्विड अवस्था में चले जाते हैं। ये रहा यहाँ पे क्या चीज, तो धातुओं के गुणधर्म। किसके गुणधर्म, धातुओं के गुणधर्म। आपको ये नोट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अधातुओं के बारे में जाना जाए। किसके बारे में, अधातुओं के बारे में, ठीक है। अधातु के बारे में हमने पढ़ लिया धातु, अब देख लिया जाए अधातु के बारे में। अधातुएं समझते रहना है। नॉन मेटल्स, अधातु के बारे में जाना जाए। अधातु के गुणधर्म क्या है, तो सबसे पहली बात क्या है, तो अधातुएं जो होती हैं बहुपरमाणुवीय होती हैं, बहुपरमाणुवीय, ठीक है ना। इसमें एक से अधिक परमाणु होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन को हम N2 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे कितने, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। जब एक से अधिक परमाणु होता है तो उसे बहुपरमाणुवीय बोला जाता है। तो जो अधातुएं होती है ना, बहुपरमाणुवीय होती हैं। दूसरी बात क्या, तो ये चमक रहित होती हैं, चमक रहित। और इनका जो गलनांक होता है ना, गलनांक कम होता है। किसकी तुलना में, धातुओं की तुलना में गलनांक क्या होता है, कम होता है। आगे और इनके गुणधर्मों के बारे में जाना जाए तो ये विद्युत व उष्मा के कुचालक होती है। सुचालक नहीं, कुचालक होती हैं। क्या चीज, तो कुचालक होती है। ये बात भी याद रखनी है। तो धातुएं जो होती है ना, विद्युत और उष्मा के क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। और भी गुणधर्म देखा जाए तो धातुएं तीनों अवस्थाओं में मिलती है। अधातुएं तीनों अवस्थाओं में मिलती है। कौन, ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में भी। ठोस अवस्था का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हीरा क्या है, ठोस के रूप में देखने को मिलता है। द्रव अवस्था में ब्रोमीन, क्या चीज, तो ब्रोमीन। और गैस अवस्था में बहुत सारी ऐसी गैसें हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, गैस अवस्था में होती है। अगला गुणधर्म जाना जाए क्या, तो ये भंगुर होती हैं। क्या होती हैं, भंगुर। भंगुर का मतलब है ना कि ये चटक जाती हैं, या कहें कि ये ढेर के रूप में मिलती है, जैसे कि राख का ढेर एक भंगुर अवस्था है। तो अधातुएं अधिकांशतः भंगुर होती हैं। उदाहरण देखा जाए, उदाहरण क्या है, तो जैसे कि
नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, इसके साथ ही साथ ब्रोमीन, क्लोरीन, Cl2, ये सभी क्या है? तो ये अधातुएं हैं। क्या है भाई? अधातुएं। समझ में आया? चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ जाते हैं और जाना जाए इसका एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। क्या चीज? तो अपवाद। देखो अपवाद क्या होगा? अपवाद, ठीक है, देख लेते हैं अपवाद के बारे में। बोला गया कि ये विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होती है, विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है ना, ये सुचालक होता है भाई। क्या होता है? सुचालक। ये बात याद रखनी है। ये बोला गया कि ये जो चमक रहित होती है, क्या होती है? चमक रहित होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट व हीरा में विशेष चमक पाया जाता है, चमक होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि क्या है? ये इसके एक्सेप्शन है, अपवाद है। अब कहा गया कि इनका जो गलनांक है निम्न होता है। तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, तो इसका गलनांक भी उच्च होगा ना। तो इसका जो गलनांक होता है क्या होता है? उच्च होता है। तो ये है इसके एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। क्या है? अपवाद। आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ी सी बातें हम करेंगे उपधातु के बारे में। किसके बारे में? उपधातु के बारे में। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और नोट्स बनाते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। आगे बढ़ते हैं और उपधातु के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। उपधातु क्या होती हैं? तो वे तत्व जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु व अधातु, धातुएं व अधातुएं दोनों के गुण जो प्रदर्शित करते हैं, ऐसे तत्व कहलाते हैं उपधातुएं। बहुत कम ऐसे तत्व हैं और कुछ ही ऐसे तत्व हैं जो कि उपधातु से कहा जा सकता है, क्योंकि उनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातुओं के भी और अधातुओं के भी। और एक बात इसके बारे में कि ये एक परमाणुवीय होते हैं, एक परमाणुवीय। ये क्या होते हैं भाई? एक परमाणुवीय होते हैं, मतलब कि ये केवल एक ही परमाणु इसमें उपस्थित होता है। जैसे जर्मेनियम, बोरान, सिलिकॉन, एंटीमनी, टेल्यूरियम। वही चीज हम लिखेंगे एग्जाम्पल में। इसका क्या हो जाएगा? जैसे कौन कौन से ऐसे तत्व है जिसे उपधातु बोला जाएगा? तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, एंटीमनी। ये कैसे तत्व हैं? तो ये तत्व है उपधातुएं। यही क्या है? उपधातुएं। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो विशेष परिस्थिति आने पर उपधातु का गुण प्रदर्शित करते हैं। ये तो मेन है, इनको उपधातु बोला जाता है। लेकिन कुछ और भी तत्व है जो कि विशेष परिस्थिति आने पर उपधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं। ये कौन से तत्व हैं? तो जैसे कि कार्बन, एल्यूमिनियम, सेलेनियम। उदाहरण में हो जाएगा कार्बन, एल्यूमिनियम, सेलेनियम। क्या है? विशेष परिस्थिति में ये भी उपधातु के गुण को दिखाते हैं, विशेष परिस्थिति में ये भी उपधातु के गुण को दिखाते हैं। अब आगे जाना जाए आदर्श गैसें के बारे में, नोबल गैसें के बारे में। ठीक है, आगे बताया जाएगा अवसारी में आदर्श गैसें। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो कि आदर्श गैस के नाम से जाने जाते हैं, या इसी को नोबल गैसें बोला जाता है। नोबल गैसें अक्रिय गैस के भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन,
और रेडॉन। ये जो गैसें हैं ना क्या होती हैं, नोबल गैसें होती हैं, ठीक है, ये निष्क्रिय होती हैं और ये भी गैस के रूप में पाई जाती हैं और ये भी क्या है, तत्व ही है। तो यहाँ पे हमने विस्तार से वर्णन किया द्रव्य का वर्गीकरण क्या होता है इसके बारे में, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा, यानी कि थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें जो भी बताया गया वो क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर के जो भी टॉपिक बचे हैं हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।